इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के ग्रेजुएशन कोर्स में प्रोग्राम BHIC 131 इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 CE ने इब्तदाई अहद से लेकर 300 ईस्वी तक, चौथी सदी ईस्वी तक हिंदुस्तान की तारीख के बारे में हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज जो इकाई हमारे सामने है वो 14वीं इकाई है, 14th यूनिट है, और इसमें हम लोग मौर्य सल्तनत के बारे में बात करेंगे। मौर्य सल्तनत पर पहले भी आपसे बात हो चुकी है, इसके कबल जब हम लोग साथ थे, और उस वक्त हम लोगों ने मौर्य सल्तनत की जो सियासी तारीख है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके बारे में बात की थी। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक इस सल्तनत का उरूज रहा, और फिर किस तरह अशोक के बाद रफ्ता रफ्ता इसका ज़वाल हुआ। उस तारीख के पस मंज़र में आज हम लोग मौर्य सल्तनत के 3 पहलुओं के बारे में बात करेंगे, और इनका ताल्लुक़ है एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया से, मईशत या इकॉनमी से, और सोसाइटी या समाज से। तो ये 3 पहलू आज हमारे सामने हैं, इन पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें हम आप सामने रखेंगे। मौर्य सल्तनत का इंतज़ामिया, जो उसके इंतज़ामी उमूर थे उसके बारे में, जो वहाँ की मईशत थी, जो माशी हालात थे, और जो समाज या जो माशरा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सिलसिले में शुरुआत के तौर पर हम लोग मौर्य ख़ानदान की बुनियाद के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, यानी असल में उनका ताल्लुक़ किस तबके से था, इस पर बात करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिस पर जो मौर्रिख़ हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनमें एक तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक तनाज़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि मौर्य नीची ज़ात के लोग थे, और यहाँ पर हम लोग ज़ात के बारे में जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारा मकसद किसी ज़ात की तौहीन या तज़हीक करना नहीं है, किसी को डेनिग्रेट करना नहीं है, या किसी को बहुत सुपीरियर या बरतर साबित करना नहीं है, लेकिन एक आम जो निज़ाम है ज़ातबंदी का, उसके तनाजुर में ये बातें हम लोग कह रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये माना जाता है कि उसकी माँ दासी थी या कनीज़ थी, और उसका ताल्लुक़ किसी ऊंचे ख़ानदान से नहीं था। दूसरी जानिब ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि मौर्य ख़ानदान की असल या उसका जो ओरिजिन था वो क्षत्रिय ज़ात में था, क्षत्रिय कास्ट से इनका ताल्लुक़ था। लेकिन आम तौर पर जो बात ज़्यादा तस्लीम की जाती है वो यही है कि मौर्यों का जो ख़ानदान था उसकी शुरुआत मामूली हैसियत से हुई थी, लेकिन अपनी सलाहियत से, अपने ज़ोर बाजू से इन्होंने एक इतनी वसी और इतनी ताकतवर सल्तनत कायम की, जो कि हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली ऐसी सल्तनत थी जिसका दायरा तकरीबन सारे हिंदुस्तान पर था। दक्कन और शुमाली हिंद, जनूबी हिंद को अगर हम लोग छोड़ दें तो इस सारे इलाके पर इनका कब्जा था, इनका इक़्तिदार था। तो ये बड़ी बात थी, और इससे ज़ाहिर होता है कि जो इंसान की अपनी ज़ाती सलाहियत होती है वही अहम होती है उसकी शख्सियत के लिए भी, और उसकी कामयाबियों के लिए भी, उसकी हुसूलियाबियों के लिए भी। तो ये एक इब्तदाई बात थी। अब हम लोग उन माखज़ या उन सोर्सेज की बात करें जिस बुनियाद पर हम लोग आज के मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे।
तो पहले हम लोग शुरू करते हैं इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से। और यहाँ आप देखेंगे कि जो सबसे बुनियादी माखज़ हमारे पास है, मौलिकों के पास है, वो कौटिल्य की तसनीफ है अर्थशास्त्र। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं, और उसकी जो ये तसनीफ है अर्थशास्त्र, ये दुनिया की तारीख में पहली ऐसी तसनीफ है जिसमें जो उमूर हुकूमत थे, जो स्टेट क्राफ्ट की बातें थी, उन पर बहुत तफसील से बहस की गई है, बहुत तफसील से उनका जायज़ा लिया गया है, और उसमें जो उसूल बताए गए हैं और जो एक इंतज़ामी ढांचा, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बताया गया है, जो टैक्स या महसूल के सिलसिले में हिदायत दी गई हैं, उन सब को ही हम लोग बुनियाद मानते हुए मौर्य सल्तनत के इंतज़ामिया के बारे में मुताला करते हैं, उसके बारे में कुछ नतीजे अख्ज़ करते हैं। तो ये हमारा सबसे अहम और एक तरह से बुनियादी माखज़ है। अब इसमें और भी चीज़ों का इजाफा होता है, ऐसे और भी माखज़ हैं जो हमें मौर्य सल्तनत के सिलसिले में अहम मालूमात फराहम करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मौर्य सल्तनत के सिलसिले में पहली बार हमें एक ऐसे माखज़ से भी मदद मिलती है जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से ताल्लुक़ रखता है। हिंदुस्तान से बाहर ताल्लुक़ की बात जब हम कर रहे हैं तो मेरी मुराद ये है कि इसको जो लिखने वाला था, जो इसका मुसन्निफ था, वो हिंदुस्तानी नहीं था, गैर मुल्की था, और ये गैर मुल्की शख्स था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में पहले भी जिक्र हुआ है, और आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त ने जब सेल्यूकस को हराया, और सेल्यूकस सिकंदर के उन कमांडर्स में था जो सिकंदर के वापसी के बाद उसके जीते हुए इलाकों पर हुकूमत कर रहे थे, तो गांधार के इलाके पर सेल्यूकस की हुकूमत थी और उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। जो आपसी ताल्लुकात इसके बाद कायम हुए, उसमें सफारत का भी अहम हिस्सा था। सफारतकारी से मुराद ये है कि यहाँ दोनों हुक्मरानों के बीच अपने अपने नुमाइंदों से एक ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की गई, और जिस बात का हम लोग को कतई तौर पर इल्म है वो ये है, यानी जहाँ हम लोग बहुत डेफिनेट तौर पर कह सकते हैं, वो ये है कि सेल्यूकस ने अपना सफ़ीर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, और वो कई बरसों तक यहाँ रहा। और यहाँ जो उसने मुशाहिदा किया, जो उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो तजुर्बात उसे हासिल हुए, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, इनको बुनियाद बनाकर उसने एक तसनीफ लिखी जो इंडिका के नाम से जानी जाती है। इंडिका की जो असल तसनीफ थी, जो उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट था, वो अब दस्तयाब नहीं है। वक्त के साथ वो अब गुम हो चुका है। लेकिन इससे कुछ इक़्तिबासात, कुछ एक्सर्प्ट्स बाद के यूनानी और रोमन मौरिखों ने भी अपनी अपनी किताबों में दिए हैं, इक़्तिबासात या एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं। और इसमें दो मौरिख ज़्यादा अहम हैं, एक तो स्ट्रैबो है और दूसरा एरियन है। स्ट्रैबो और एरियन, इन दोनों ने ही इंडिका के कुछ कुछ हिस्से अपनी तसनीफ में शामिल किए हैं, और इन्हीं के ज़रिए हमें इंडिका के बारे में और उसका जो मतन है, उसका जो टेक्स्ट है, उसके बारे में वाक़फ़ियत मिलती है। ये जो दो तीन नाम हमने आपके सामने रखे, मेगास्थनीज और स्ट्रैबो और एरियन, इन सब को अगर मिलाकर हम लोग देखें तो इंडिका की जो तसनीफ है
उसमें सबसे अहम बात हमें ये मिलती है कि उस वक्त जो दारुल सल्तनत था, राजधानी या कैपिटल था पाटलिपुत्र, उसका इंतजाम किस तरह से होता था, कैपिटल का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। क्योंकि इस सिलसिले में हमें अर्थशास्त्र में कुछ ज्यादा इल्म नहीं मिलता है, कुछ ज्यादा वाकफियत नहीं मिलती है। तो मेगास्थनीज ये लिखता है कि पाटलिपुत्र के इंतजामिया को चलाने के लिए 6 कमिटियां थीं और ये मुख्तलिफ उमूर को देखती थीं और मिलकर यही 6 ऐसी काउंसिल्स थीं या असेंबलीज थीं जो शहर की इंतजामिया को देखती थी या शहर की इंतजामिया का नज़्म संभालती थी। वो अगर कौटिल्य की हम लोग बात करें तो उससे पूरी सल्तनत के बारे में हमें इल्म हासिल होता है, और अगर मेगास्थनीज की हम लोग बात करें तो दारुल सल्तनत के बारे में हमें इल्म हासिल होता है कि दोनों का इंतजामिया किस तरह से था। तो ये एक तरह का माखज़ है, ये एक कैटेगरी है सोर्सेस की, जो कि रिटन या तसनीफात के तौर पर है, रिटन टेक्स्ट है या तसनीफात है। लेकिन मौर्य अहद में एक दूसरी बड़ी बात यह हो जाती है कि हमें कतबात भी मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। इससे पहले की जो कुछ सल्तनतें रही हैं, ख़ासतौर पर मगध का जो एक बड़ा हिस्सा रहा है, एक बड़ी सल्तनत रही है, उसके बारे में हमें कदबे की शक्ल में कुछ नहीं मिलता है, तहरीरें भी नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर बाद में बौद्ध मजहब से मुताल्लिक़ जो तसनीफ़ात हैं उसमें जिक्र मिलता है, लेकिन माखज़ की वहाँ काफ़ी कमी है। मौर्य सल्तनत के बारे में ये खुसूसी बात है कि यहाँ माखज़ की कमी नहीं है और हमें दोनों ही तरह के माखज़ मिल जाते हैं, वो भी जो तहरीरी शक्ल में है और वो भी जो आसार कदीमा के तौर पर मिले हैं। आसार कदीमा या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अशोक के जो कदमे हैं वो बहुत अहम मकाम रखते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस तरह के कदमे हमें अशोक के साथ मिलते हैं, जिनको अब पढ़ा जा चुका है और जिनकी मदद से हम लोग बहुत सारे वाक़यात का ज़्यादा सही तौर पर, ज़्यादा स्पेसिफिक तौर पर इल्म हासिल कर सकते हैं। अशोक के ये जो कदमात हैं ये 2 सतह पर या 2 कैटेगरीज में, 2 दर्जों में बांटे गए हैं। एक तो उसके रॉक एडिक्ट हैं या फरामीन हजरी हैं, ऐसे फरमान, ऐसे एडिक्ट जो पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे गए हैं, और इनमें फिर 2 और कैटेगरीज हैं जिन्हें हम मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे फरामीन हजरी जो ज़्यादा बड़े मतन जिनके हैं, ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट जिनका है, और ऐसे जिनका टेक्स्ट कुछ निस्बतन कम है, तो ये मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। दूसरे फिर पिलर एडिक्ट्स हैं, यानी फरामीनी सुतून हैं, ऐसे कॉलम्स हैं, ऐसे पिलर्स हैं जहाँ के अशोक ने अपने अहकाम लिखवाए हैं। और ये जो पिलर एडिक्ट्स हैं इनका ज़्यादा ताल्लुक उसके रफाही कामों से है, धम के मामले से है, और ये मौर्य सल्तनत की इंतज़ामिया के एक बिल्कुल मखसूस और एक बिल्कुल नए पहलू के बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं, वो पहलू जिसका ताल्लुक अवाम की फलाह बहबूद से था। अब हम लोग एक बार फिर कौटिल्य की तरफ रुख करें। कौटिल्य पहला मुफक्किर है हिंदुस्तान में जो इस बात पर तबसरा करता है कि जो रियासत है या जो सल्तनत है उसकी तश्कील किन अज्जा से होती है, जो कंपोनेंट्स हैं स्टेट के लिए वो क्या है, किन चीज़ों की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक रियासत है, ये ज़मीन का जो हिस्सा है ये एक रियासत है। इसके लिए उसने 7 उसूल वज़ा किए हैं और इसीलिए इनको सप्तांग थ्योरी या सप्तांग उसूल कहते हैं। आप कदीम हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम के बारे में पढ़िएगा
तो आपको सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ने की जरूरत होगी। आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम बना हुआ है। आप देखेंगे कि इसके मरकज में स्वामी या किंग है। दूसरे अल्फाज में सल्तनत का जो मरकज है, जो उसका न्यूक्लियस है, वो राजा है, बादशाह है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि दाहिनी और बाएं जानिब जो पहली लाइन है, उसमें दाहिनी जानिब लिखा है अमात्य या उसके वजीर। बादशाह के साथ रियासत की तश्कील में जो दूसरा बड़ा पहलू है, वो बादशाह के वजीर हैं, जिनकी मदद से, जिनके मशवरे से हुकूमत चलाई जाती है। आप बाएं जानिब देखिएगा तो वहां पर लिखा है मित्र या दोस्त, या आप कह सकते हैं हलीफ, यानी ऐसे मुल्क की ऐसी रियासतें जो इस बादशाह की दोस्त रियासतें हैं। क्योंकि कौटिल्य का यह भी मानना था, आप आगे पढ़ेंगे, कि जो किसी राजा के दुश्मन का दुश्मन है तो फिर उस राजा का दोस्त है। एनिमी इज योर फ्रेंड। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन ऐसे भी मिसालें हैं जहां बराह रास्त एक दोस्ती का ताल्लुक है। अब जैसे हम लोगों ने अभी सेल्यूकस की बात की, तो इससे फारसी ताल्लुक है, दोस्ती का ताल्लुक है। तो दूसरा कंपोनेंट ये हो जाता है, वज़रा है, उसके बाद हलीफ मुल्क है या दोस्त मुल्क है। फिर इसके नीचे आप देखेंगे जो मिडिल की लाइन है, उसमें आप देखिएगा कि दाहिनी तरफ लिखा है जनपद। जनपद से मुराद है इलाका या टेरिटरी। जाहिर है कि अगर रियासत का कोई इलाका नहीं होगा, कोई इसकी जगराफियाई सरहदें नहीं होंगी, तो रियासत ही नहीं है। तो जनपद या टेरिटरी या सरजमीन का होना भी लाजमी है। आप बाएं जानिब देखिएगा तो लिखा है दंड, उसके नीचे है आर्मी। फौज की जरूरत इसलिए है कि एक तो ये कि रियासत की हिफाजत हो सके, दिफा हो सके। अगर कोई बैरूनी हमला हो रहा है तो उसकी मुखालफत की जा सके, उसका सामना किया जा सके। और दूसरा ये है कि रियासत के अंदर भी अगर किसी तरह का कोई खलफशार है, कोई बगावत है, कोई साजिश है, तो उन चीज़ों पर भी काबू पाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि फौजी ताकत रियासत की हो। दूसरे अल्फाज में रियासत को कायम रखने में फौज की बहुत अहम हिस्सेदारी होती है, तो बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। आखिर के लाइन में आप देखिएगा तो दाहिनी जानिब है दुर्ग, फोर्ट या किला, और बाएं जानिब है कोष, ट्रेजरी या खजाना। अब दुर्ग या फोर्ट की जरूरत इसलिए बहुत वाज़ेह है कि एक तो जो मुल्क की सरहद है उस पर ऐसे किले, ऐसे फोर्ट्स, दुर्ग होने चाहिए जहां फौज रह सके और जहां से वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सके। अगर कोई बैरूनी हमला होता है तो उस हमले को वो नाकाम कर सके। दुर्ग या किले की इसलिए भी ज़रूरत है कि वहाँ फौज रहे और अंदरूनी तौर पर अगर कोई बदअमनी हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, तो उसको भी सुलझा सके। तो जो दंड या फौज की बात हम लोग कर रहे थे इसके कबल, उस दंड के पहलू को या उस कंपोनेंट को अमली शक्ल देने के लिए, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म देने के लिए दुर्ग एक अलामत है फौज की ताकत या सलाहियत। और इसी सत्र में आप जब बाएं तरफ देखिएगा, जो आखिरी पॉइंट है इस सप्तांग थ्योरी में, वो है कोष या खजाना, ट्रेजरी। अगर किसी रियासत को चलाना है, उसके इंतजामी उमूर को देखना है, माफ कीजिएगा, तो जरूरी है कि उसके लिए माली वसाइल हो, इतनी रकम हो, इतनी दौलत हो कि आप उससे ओहदेदारों को बहाल कर सकें, उनकी तनख्वाह दे सकें, फौज भर्ती कर सकें, फौज के जो अखराजात हैं वो पूरे कर सकें, फौज में जिस तरह के हथियार की ज़रूरत है, जिस तरह के और सामान की ज़रूरत है, उसको भी आप देखें, उसके लिए भी आप नज़म करें। तो बगैर
माली वसाइल के इस तरह के काम मुमकिन नहीं है। तो ये सब मिलकर एक साथ रियासत की तश्कील करते हैं। बादशाह जिसकी मरकजी हैसियत है, जिसकी मदद के लिए और लोग होते हैं, वजीर होते हैं, हलीफ होते हैं, फौज होती है, फिर रियासत का अपना एक इलाका होता है, हिफाजत के लिए उसमें किले बनाए जाते हैं, और इन सारे उमूर को मुमकिन बनाने के लिए फिर माली वसाइल हासिल किए जाते हैं। तो ये 7 पहलू ऐसे हैं, ये 7 अज्जा ऐसे हैं कि इनके साथ मिलने से ही एक रियासत की तश्कील मुमकिन होती है। तो मौर्य सल्तनत की क्या खुसूसियत थी, उसकी क्या शक्ल थी, उसको समझने के लिए ये 7 अज्जा या 7 जो उमूर हैं उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं से इस हुकूमत का जो वजूद था वो कायम था। अब हम लोग ये देखें कि जो इंतज़ामिया है उसके सामने बुनियादी मकसद क्या है। रियासत की तश्कील हो गई, रियासत का अपना एक इंतज़ामिया है, उसका मकसद क्या है। पहली बात तो है कि यहाँ एक मरकजी बादशाहत का वजूद लाजमी है। मरकजी बादशाहत इसलिए कि इसी मरकज के सबब रियासत का पूरा इंतज़ाम चलता है, रियासत में नए इलाके शामिल होते हैं, और फिर उन शामिल किए गए इलाकों पर कब्जा बनाए रखा जाता है। तो ये सब उसी सूरत में मुमकिन है जब इक़्तिदार या जो गवर्नमेंटल पावर है वो किसी एक मजबूत ताकतवर हुक्मरान के हाथ में हो। वरना इतने तमाम कामों को देखना और इनके बीच में एक तालमेल बनाए रखना, एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ये किसी कमज़ोर हुक्मरान के लिए मुमकिन नहीं था। तो मौर्य सल्तनत की जो बुनियादी ज़रूरत थी वो मरकज़ी बादशाहत थी। और आपने देखा भी कि सप्तांग थ्योरी में भी जिस जुज़ को, जिस कंपोनेंट को कलीदी अहमियत दी गई है, जिसका बेसिक है रोल, वो राजा या बादशाह है, किंग है। लेकिन दूसरा पहलू भी मौर्य सल्तनत में शामिल है, और ये इसकी एक बड़ी खुसूसियत है, और वो खुसूसियत है अवामी फलाह या पब्लिक वेलफेयर। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो मरकजी बादशाहत का जो पहलू है वो चंद्रगुप्त के ज़माने में ज़्यादा नुमायाँ है, और जो अवामी फलाह का पहलू है वो अशोक के ज़माने में ज़्यादा नुमायाँ है। हम ये कह सकते हैं कि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत की बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रख दी थी, और अशोक ने इसकी मकबूलियत को और बनाए रखने के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए अवाम की बहबूद पर, जो प्रजा थी उसके उद्धार पर उसने तवज्जो दी। तो एक तरफ मरकजियत और दूसरी तरफ फलाह के जो कदम थे या इक़दाम थे उनका, इन दोनों का साथ होना, मरकजियत और अवामी फलाह, ये दोनों मौर्य सल्तनत के लिए बुनियादी अहमियत रखते थे। अब इसके बाद हम लोग ये देखें कि इस पूरे या इन दोनों मकसदों को, दोनों मकासद पूरा करने के लिए, इनको अमली शक्ल देने के लिए क्या इंतज़ाम था, क्या सूरत हाल थी इसकी। तो हमने आपसे बादशाह की बात कही, हमने आपसे वजीरों की बात कही। इसके बाद ऑफिशियल्स या जो ओहदेदार हैं उनका नंबर आता है। बादशाह के हाथ में सारे इख्तियारात हैं, इन इख्तियारात का इस्तेमाल वो वजीरों के मशवरे से करता है या खुद अपने फैसले से करता है, और इन फैसलों को या उसके ज़रिए वज़ा किए गए उसूलों को अमली शक्ल देने का काम मुख्तलिफ ओहदेदार या ऑफिशियल्स करते थे। अब इनमें एक नाम आप देखेंगे, महामात। महामात किसी एक अफसर का नाम नहीं है, बल्कि महामात एक कैटेगरी है, एक दर्जा है अफसरों का, जो सभी तरह के मामलों को, अलग अलग महामात अलग अलग मामलों को देखते थे। और अशोक के ज़माने में ज़्यादा जिक्र धम महामात का होता है, जो कि अवामी फलाह के मामलों की देख रेख करते थे। आप ये कह सकते हैं कि जो सिविल इंतज़ामिया था, जो गैर फौजी पहलू था इंतज़ामिया का,
वहाँ ये महामात या अफसरान अहम हैसियत रखते थे, बल्कि इन्हीं के हाथ में ये पूरा सिविल इंतजामिया था। दूसरा नाम आप देखेंगे अपने सामने स्क्रीन पर, सेनापति। सेनापति के लफ्ज से ही जाहिर है कि इस ओहदेदार का ताल्लुक फौज से था। तो फौज की कार्रवाइयों पर नजर रखना, उसमें एक तालमेल बनाए रखना, ये इस अफसर की जिम्मेदारी थी। तीसरा नाम आप देखेंगे गुप्तचर या जासूस। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी रियासत में अमन व अमान बनाए रखने के लिए, खलफशार और बगावत को रोकने के लिए ये ज़रूरी होता है कि बादशाह को अपने रियासत के सिलसिले में जो भी छोटी या बड़ी बातें हैं उनका इल्म रहे। और इसीलिए मौर्य सल्तनत के इंतजामिया में जासूसों या गुप्तचरों की बड़ी अहमियत थी। और ये जासूस या गुप्तचर दो तरह के होते थे। एक वो थे जो मकामी तौर पर किसी एक जगह रहा करते थे, उनका फिक्स्ड जुरिस्डिक्शन था, और वहाँ के जितने मामलात थे इनकी वो खबर बादशाह को देते थे। और दूसरा दर्जा उन लोगों का था जो कि एक जगह पर नहीं रहकर सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करते थे, घूमते रहते थे, और वहाँ के हालात से बादशाह को आगाह करते थे। तो दोनों ही तरह के जासूस हैं, वो भी जो मुस्तकिल तौर पर कहीं पर पोस्ट किए जाते थे या उनको बहाल किया जाता था, और ऐसे भी जिनका दायरा कार बहुत वसी था और ये अपने अपने तौर पर मुल्क के हालात के बारे में बादशाह को खबर देते थे। इसके बाद आप देखेंगे जुडिशरी या अदालती निज़ाम की बात आती है। किसी भी रियासत में एक जुडिशरी का होना, जुडिशल सिस्टम का होना लाजमी है। उसकी दोनों वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जो अवाम है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका जो हक है वो बरकरार रहे। उस ज़माने में फंडामेंटल राइट्स का तो कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन ये था कि बादशाह इस्तेहसाल न करे, लोगों के जो कुछ बुनियादी हकूक़ हैं, ज़िंदगी है, जायदाद है, किसी हद तक आज़ादी फ़िक्र है, इनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो इसके लिए उस ज़माने में जो नज़्म था, ज़ाहिर है कि कोई आइन नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन एक तसव्वुर था धर्म का। धर्म यहाँ पर मजहब के तौर पर आप मत लीजिए, यहाँ पर धर्म का मामला है, या धर्म से मुराद है एक अखलाकी ज़ाब्ता, एक ऐसा अखलाकी ज़ाब्ता जो बादशाह पर भी उसी तरह नाफिज है जैसे किसी और पर। ऐसा अखलाकी ज़ाब्ता जिसको बादशाह भी आम हालात में तोड़ नहीं सकता है। तो वो एक तरह का एक मॉरल फोर्स था, एक अखलाकी ताकत थी, कुव्वत थी, जो अवाम के हुकूक के हिफाजत के लिए उस ज़माने के माशरे में और इंतज़ामिया में एक मौसर हैसियत रखती थी। फिर दूसरा पहलू था अदालत का कि मुल्क में अमन व अमान रहे, चोरी डकैती नहीं हो, एक आदमी दूसरे आदमी के हक पर इंक्रोच नहीं करे, उसको गसब न करे, और अगर कोई ऐसा करे तो उसके लिए उसको खातिर खा सज़ा दी जाए। सज़ा का मकसद ये होता था कि लोगों के दिल में एक खौफ पैदा हो, लोग इस बात को समझें कि कानून को न मानने से उनको उसका नतीजा या उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप ये देखेंगे भी कि जो जुडिशियल सिस्टम है मौर्य सल्तनत का, उसमें बड़ी सख्ती है। सख्ती इस माने कर है कि सज़ाएं बहुत सख्त हैं, बहुत तरह के फाइन हैं, पेनल्टीज हैं, मौत की सज़ा है, मुल्क बदर करने की सज़ा है, बदन के जो कुछ हिस्से हैं उनको काट लेने की बात है, एम्पुटेशन की बात है। तो सज़ाएं काफ़ी सख्त हैं, और उसका मकसद यही था कि अमन व अमान की सूरत हाल बनी रहे। और तब आखिर में आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ है रेवेन्यू या महसूल। हमने पहले भी आपसे कहा
कि सल्तनत को चलाने के लिए माली वसाइल की ज़रूरत होती है, और ये माली वसाइल जाहिर है कि राजा या बादशाह महसूल या टैक्स लगाकर अपनी रियाया से हासिल करता है। बादशाह है या जो रियासत है, उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यही महसूल होता है, और इसी से सभी तरह के काम होते हैं। रियासत की हिफाजत भी होती है, रियासत के लोगों की फलाह व बहबूद का भी काम होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखें कि ये माली वसाइल क्या थे। आपके सामने स्क्रीन पर दो चार्ट बने हुए हैं। पहले का देखिएगा, उन्वान है इनफ्लो ऑफ रेवेन्यू। ऊपर में जो चार्ट है उस पर लिखा है इनफ्लो ऑफ रेवेन्यू, यानी महसूल की आमद किस शक्ल में हो रही थी, इनकम के सोर्सेस क्या थे स्टेट के, आमदनी के क्या जराए थे। और नीचे का जो चार्ट है उसमें आप देखिएगा आउटफ्लो ऑफ रेवेन्यू लिखा है। आउटफ्लो ऑफ रेवेन्यू से यह मुराद है कि जो पैसे रियासत को हासिल होते थे उनका सरफा या उनका खर्च किन उमूर पर होता था, खर्च की कौन सी ऐसी मदें थी जिस पर के महसूल में जो माली वसाइल हासिल होते थे उन्हें खर्च किया जाता था। पहले चार्ट में या पहले स्केच में आप देखेंगे कि बीच में स्टेट ट्रेजरी है, कोष, क्योंकि जाहिर है सारा महसूल शाही खजाने में ही आता था। अब ये किस तरह के महसूल थे, किस तरह के टैक्सेस थे जो खजाने में आते थे। तो अब आप देखिए कि सबसे ऊपर मरकज में, सेंटर में है रोड एंड ट्रैफिक, वनिक पथ। वनिक आप जानते हैं कि ताजिरों को कहते हैं, यानी ऐसे रास्ते जिनसे होकर ताजिरों का आना जाना होता था, जो तिजारत के लिए काम में आते थे, या जिन्हें हम तिजारती रास्ते या ट्रेड रूट्स कह सकते हैं। यहाँ महसूल लगता था, और आप समझ सकते हैं कि जो तिजारत होती थी, जो सामान की आमद व रफ्त होती थी, उस पर टैक्स लगाया जाता था, और वो एक बड़ा जरिया था हुकूमत की आमदनी का। फिर आप देखिएगा दाहिनी जानिब से अगर हम लोग चलें तो पहला जो हेड है टैक्सेशन का वो है पैस्चर्स या व्रज, यानी ऐसी ज़मीनें जो ज़राअत के काम में आती थी और साथ ही साथ मवेशियों के लिए खुराक भी फराहम करती थी। इन अदर वर्ड्स, जो भी गांव थे, और आप जानते हैं कि गांव में कई तरह की ज़मीन होती है, सबसे ज़्यादा ज़मीन तो वो होती है जिसमें खेती का काम होता है। कुछ ज़मीन वो होती है जो मवेशियों को चराने के लिए खाली रखी जाती है। तो इन दोनों ही पर टैक्स लगता था। इसके नीचे आप देखिएगा तो प्लांटेशन या सेतु लिखा हुआ आपको मिलेगा, यानी ऐसी आबादियां जो बसाई जाती थी जहां ज़राअत का काम बड़े पैमाने पर होता था। तो मवेशी परवरी के सिलसिले में जो ज़मीन इस्तेमाल की जाती थी वो, और ज़राअत के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की जाती थी वो, दोनों ही पर टैक्स लगता था। बिल्कुल नीचे में आप देखिएगा लिखा है फॉरेस्ट, यानी वन, जंगल थे, जंगलात की जो पैदावार थी, मसलन लकड़ी है या और चीज़ें हैं, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। तमाम तिजारती अशिया जो जंगलों से हासिल होती थी उन पर भी टैक्स लगता था। तो जहाँ ज़राअत थी वहाँ टैक्स लगता था, जहाँ चारागाहें थी वहाँ टैक्स लगता था, जो जंगलों का इलाका था वहाँ टैक्स लगता था, जो सड़कें थी जिनसे तिजारत होती थी वहाँ टैक्स लगता था। अब फिर हम लोग जो स्केच है उसके बाएं तरफ के जो एंट्रीज हैं, जो इंदराजात हैं, उन पर बात करें तो नीचे में सबसे पहला नाम है माइन या खान, यानी मादनियात जो ज़माने में थे, ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें मिलती थी, तो चांदी है, लोहा है, सोना है, और इस तरह के जो भी ज़ेर ज़मीन वसाइल थे उन पर भी महसूल लगता था। इसके बाद आप देखिएगा कि रूरल एरिया या राष्ट्र का लफ्ज़ लिखा है, यानी जो देही इलाके थे उसमें कहीं ज़राअत भी होती थी, कहीं चारागाहें भी थीं, और साथ साथ एक बड़ा इलाका वो भी था जो रिहायशी इलाका था,
जहां गांव के रहने वालों के मकानात हुआ करते थे। वो जो बस्ती थी या वो जो रिहायशी ज़मीन थी वो भी रेवेन्यू का या महसूल का जरिया थी। और आखिर में आप देखिएगा दुर्ग लिखा है, यहाँ पर दुर्ग महज किलों की शक्ल में नहीं है बल्कि ये सिटीज या शहरों के हवाले से हैं। तो दूसरे लफ्जों में जो देही इलाके थे उन पर भी टैक्स लगता था और जो शहरी इलाके थे उन पर भी टैक्स लगता था। अब आप इस कुल फहरिस्त को अगर देखिए तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि जो महसूल था वो बहुत ज़्यादा था और उसकी बहुत सारी किस्में थी। टैक्सेस जो थे वो हेवी थे और उनका बहुत वाइड रेंज था। लेकिन इसका जवाब तब ये था कि आमदनी के इतने वसी वसाइल के बगैर इतनी बड़ी सल्तनत जो तकरीबन हिंदुस्तान के 2/3 हिस्से से भी ज़्यादा पर फैली थी, उस पर हुकूमत चलाना आसान नहीं था। इससे नीचे का जो चार्ट है उसको हम लोग देखिए, आउटफ्लो ऑफ रेवेन्यू, क्या अखराजात थे। अब यहाँ आप देखिएगा कि स्टेट ट्रेजरी फिर मरकज में है, वहां से खर्च होने वाले रकम में सबसे पहला आप देखिएगा कि किंग्स एक्सपेंसेस आते हैं, यानी बादशाह या राजा के जो अपने अखराजात थे। अपने अखराजात से मुराद है शाही महल था, शाही खानदान के अफराद थे वगैरह। तो ये एक बड़ा मद था अखराजात का। इसके बाद दाहिनी जानिब आप ऊपर से नीचे की तरफ अगर बढ़ें तो पहला है गिफ्ट या तहाइफ। हमने आपसे कहा कि सप्तांग थ्योरी में ये बात थी कि आपके मित्र होने चाहिए, ऐसी रियासतें या उनके हुक्मरान होने चाहिए जो आपके साथ दोस्ती का ताल्लुक रखते हो। तो दोस्ती में तहाइफ का इस्तेमाल तोहफे लेने और तोहफे देने का अमल बराबर होता था। तो ये भी एक बड़ा मद था अखराजात का। फिर आता है सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स। आप इस बात को जानते हैं कि मौर्य सल्तनत में जो ओहदेदार थे उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो रकम की सूरत में मिलती थी, यानी कैश पेमेंट था। तो कैश पेमेंट के लिए फिर ट्रेजरी का जो पैसा था, जो उसका धन था या उसकी वेल्थ थी, उसका खर्च होता था। और ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था रियासत के अखराजात का, जो अहदेदारान थे उनको तनख्वाह देने का। इसके बाद अब देखिएगा कि एक और बड़ा अहम मामला है पब्लिक वर्क्स, अवामी तामीरात का जो मामला था। सड़कें बनवाना है, कुएं खुदवाना है, मुसाफिरों की सहूलतें फराहम कराना है, ये सब चीज़ें पब्लिक वेलफेयर के कामों में भी शामिल हैं, जो अशोक के ज़माने में वसी पैमाने पर हुए। तो इस तरह एक बड़ा खर्चा इस बात पर भी होता था कि अवाम को भी एक हद के अंदर रहते हुए इस महसूल का कुछ हिस्सा मिल सके और उनके फलाह बहबूद पर भी इसका खर्च हो। फिर आप देखेंगे कि अगला जो हेड है वो रिलीजियस डोनेशंस। ऐसे अतियात जो मजहबी वजह से दिए जाते थे, कोई पुजारी है, कोई ब्राह्मण है, कोई मजहबी अदारा है, तो उनके लिए भी राजा की तरफ से डोनेशन या एक तरह से अतिया दिया जाता था और वो भी एक बड़ा हेड था एक्सपेंडिचर का। फिर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन, तामीरात। तामीरात में आप देखिएगा कि काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स, काफ़ी बड़ी इमारतें मौर्यों के ज़माने में बनी। मसलन आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र में जो शाही महल था, जिसके कुछ आसार बाद में 19वीं सदी में खुदाई में पाए गए, आज महफूज भी हैं। तो एक वो मिसाल आपके सामने है। फिर आप जानते हैं कि बहुत सारे स्तूपों की तामीर अशोक के ज़माने में हुई। फिर आप ये भी जानते हैं कि मौर्य अहद में ही गुजरात में एक बड़े टैंक या एक बड़े तालाब की तामीर हुई। आप ये भी जानते हैं कि जो आज के सूबे बिहार में नागार्जुनी और बराबर के गार हैं, उनमें भी तामीर का काम इस माने कर हुआ
कि जो आजीवक साधु थे उनके रहने के लिए एक आश्रय या शेल्टर पनाहगाहें बनाई गई। तो कई तरह के काम थे जो तामीरात की शक्ल में हुई। इस पर भी एक बड़ा हिस्सा आमदनी का खर्च होता था। और फिर आखिर में जो आप देख रहे हैं बाएं जाने बिल्कुल ऊपर में, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी एंड वॉर, यानी फौज को बहाल रखना, फौज को बनाए रखना, क्योंकि ये फौज जो मौर्य हुक्मरानों की थी वो कोई आर्जी फौज नहीं थी। यानी इस सूरत में नहीं थी कि जंग हुई तो फौज इकट्ठा कर ली गई और जंग खत्म हो गई तो फौज को मुंतशिर कर दिया गया। ये सूरत हाल नहीं थी। फौज की मुस्तकिल हैसियत थी, टेम्परेरी ही बल्कि परमानेंट उसका स्ट्रक्चर था। और तमाम हालात में, चाहे वो अमन के हालात हों या जंग के हालात हों, फौज अपनी जगह बनी रहती थी और उस पर भी जो खर्चा था उसकी तनख्वाह वगैरह का वो पूरा होता था। तो ये अखराजात थे। और मरकज़ के बारे में हम लोगों ने अब तक तफसील से बात की। बादशाह के बारे में, मरकज़ियत और फलाही मकासद के बारे में, महसूल की क्या ज़राए थे और उनसे हासिल होने वाले आमदनी का क्या सरफा था, इस पर काफ़ी तफसील से हमें मालूमात हासिल है। अर्थशास्त्र की बात हमने पहले भी आपसे कही। लेकिन इसके बाद मौर्य इंतज़ामिया का जो दूसरा दर्जा था वो सूबाई इंतज़ामिया का था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और कुल मिलाकर 6 सूबों में, 6 प्रोविंसेस में मौर्य सल्तनत को तकसीम किया गया। कुछ तो दारुल सल्तनत के नज़दीक थे और कुछ दूर के इलाकों में, जैसे उड़ीसा का इलाका है, जैसे टैक्सिला का इलाका है। तो ये ऐसे सूबे थे जो ज़रा दूरी पर थे। इन सूबों की हुकूमत चलाने के लिए जो हुक्मरान का नुमाइंदा होता था, किंग का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था, क्योंकि याद रखिएगा कि हुकूमत की नौयत मरकज़ी है, तो सूबों में भी जो हुकूमत थी वो मरकज़ी हुकूमत की ही नुमाइंदगी करती थी। तो इसमें जो इंतज़ामिया का सबसे बड़ा अफसर था वो सूबाई गवर्नर था, जिसको कहीं राज्यपाल भी आप लिखा हुआ पाएंगे और कहीं कुमार। कुमार और राज्यपाल में एक फ़र्क यह है कि कुमार के तौर पर जो सूबाई गवर्नर थे वो शाही ख़ानदान के अफराद हुआ करते थे, शहजादगान होते थे। जो शहजादे थे, बादशाह के रिश्तेदार थे, भाई हों या बेटे हों, वो जहाँ सूबे के इंतज़ामिया के चीफ होते थे या उसके हेड होते थे, वो कुमार कहलाते थे। और अगर यही मकाम ओहदेदारान में किसी को हासिल है तो वो राज्यपाल कहलाता था। दोनों की हैसियत, दोनों के इख्तियारात एक जैसे थे, मगर दोनों के बीच तफरीक ये थी कि बादशाह के जो रिश्तेदार थे वो कुमार थे और आम जो ओहदेदार थे वो राज्यपाल थे। जिस तरह मरकज़ में हम लोगों ने देखा, उसी तरह यहाँ भी हुकूमत को चलाने के लिए महामात नाम के ओहदेदार हुआ करते थे। मरकज़ में भी महामात थे और सूबों में भी महामात थे, और इनके ही सलाह मशवरे की मदद से जो सूबाई गवर्नर था वो अपने हिस्से के या अपने इलाके के इंतज़ामी उमूर को देखता था। सूबाई मामले भी इंतज़ामिया के सिलसिले में तकरीबन वही थे जो मरकज़ में थे। इसके बाद एक और दर्जा, सबसे बुनियादी दर्जा था, वो मकामी इंतज़ामिया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एक पहलू वो था जो देहातों से ताल्लुक़ रखता था और एक था जो शहरों से ताल्लुक़ रखता था। अब देहातों में जो अफसरान थे उनकी 2 अहम जिम्मेदारियां थी, लैंड सर्वे एंड टैक्सेस, यानी अराजी का तयन करना, ज़मीन को देखना, किस इलाके की ज़मीन है, खेती के काम में आती है, चारागाह के तौर पर आती है। ये सारे जो तफसीलात थे इनका एक जायज़ा लेकर इनका तयन किया जाता था और फिर इन पर जो महसूल लगता था उसको तय किया जाता था। किस कैटेगरी की ज़मीन है, उस पर कितना टैक्स लग सकता है, इसको कैलकुलेट करके उसी हिसाब से टैक्सेस फिक्स किए जाते थे, महसूल को तय किया जाता था। और ये दोनों का जो अराजी
और जो महसूल के काम थे, ये दोनों देही इंतजामिया के जिम्मे थे। और जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन था, शहरी इंतजामिया था, उसको फिर आपने, जैसा कि आप आपसे कह रहे थे कि मैगजीनीज ने जो तस्करा किया है, उसके मुताबिक 6 अहम उमूर थे, जिसमें अमन व अमान था, बैरूनी लोगों पर नज़र रखना था, टैक्स कलेक्ट करना था, जो मुख्तलिफ पेशे के लोग थे उनके बारे में मालूमात रखनी थी। तो ये सारी चीज़ें शहरी इंतज़ामिया का हिस्सा थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो देही मामला हो या शहरी मामला हो, माली वसाइल की फराहमी, महसूल की फराहमी, ये इंतज़ामिया की बुनियादी कोशिश थी, इंतज़ामिया का बुनियादी मकसद था। अब इसी हवाले से हम लोग आगे ये देखें कि जो मईशत थी मौर्य सल्तनत की, जो उसकी इकॉनमी थी, उसकी क्या खास बातें थी। आप देखेंगे कि ये जो मईशत है, इसमें सबसे अहम मकाम टैक्सेशन या महसूल को हासिल है, जो हम बार बार आपसे कह भी रहे हैं। अब जो देहाती इलाके थे, वहाँ लैंड रेवेन्यू या जो लगान होता था, जिसे हम लोग भू राजस्व कहते हैं, जो महसूल अराजी थे, उनको तय करना और उनको वसूलना और उनको फिर मरकजी खजाने तक पहुंचाना, ये पूरा एक निज़ाम था जो मौर्य की जो मईशत थी, मौर्य सल्तनत की जो मईशत थी, उसकी एक बहुत अहम खसूसियत थी। जैसा कि हमने आपसे कहा, इसी पर सल्तनत का इस्तेहकाम था। यही बात शहर में भी थी। शहर में ये था कि जो दस्तकार थे, मजदूर थे, जो मुख्तलिफ सामान को बनाने वाले लोग थे, उन पर भी टैक्स लगते थे, टैक्स की फराहमी वहाँ से भी होती थी। और फिर जो नीचे का एक पॉइंट है ट्रेड या तजारत, अगर आप देखें तो तजारत का भी ताल्लुक शहरी ज़िंदगी से था। जो चीज़ें बनाई जाती थी वो दूसरी जगहों पर उनकी बरामद होती थी, कहीं से दरामद होती थी। और ये जो तजारत का मामला था, ये इस पूरे वसी सल्तनत में कायम था। और बहुत सारे ऐसे बड़े रास्ते थे, जो ट्रेड रूट्स की बात हमने आपसे कही, जो सल्तनत की एक सरहद से दूसरी सरहद तक ताजिरों के आने जाने और सामान को लाने ले जाने में काम में आती थी। उसके बाद जो देही इलाके थे, वहाँ अराजी से हासिल होने वाले टैक्स के साथ साथ जो जंगल थे, जो ज़ेर ज़मीन खजाने थे, मान लीजिए कोई बड़ी रकम किसी की ज़मीन के नीचे दबी हुई मिल गई, तो वो सल्तनत का हिस्सा हो जाती थी। लावारिस ज़मीन जो थी या लावारिस जो दौलत थी, वो सल्तनत का हिस्सा हो जाती थी। और इसी तरह जो मादनियात थे, जो मिनरल्स थे, वो भी सल्तनत का हिस्सा थे। तो आप देखें कि मईशत के सिलसिले में जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी, ऐसे तमाम मामले जिनसे कि कुछ पैदावार होती थी, कुछ आमदनी के जरिए थे, वो सब मौर्य सल्तनत की मईशत में अहम मकाम रखते थे। और इनके ही जरिए ये मईशत का सिलसिला बरकरार था। तिजारत के बारे में भी हमने आपसे कहा कि वसी पैमाने पर होती थी। और मौर्य सल्तनत की मईशत की एक और सबसे बड़ी खसूसियत है, वो यहाँ के सिक्के, करेंसी है। जाहिर है कि जब हम तजारत की बात करेंगे तो हमें तजारत में एक सामान के बदले में दूसरे सामान की या एक सामान की अदायगी की सूरत तय करनी हो। तो शुरू में तो बार्टर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं कि माल के बदले माल की तजारत होती थी। एक सामान लिया, बदले में दूसरा सामान दिया, मगर वो बहुत बुनियादी तौर पर, बहुत जो बिल्कुल बेसिक लेवल था तजारत का, उसमें काम आ सकती थी। लेकिन वसी इलाके में तजारत के लिए आप बार्टर सिस्टम को नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि सामान के लाने ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत तरह की दुश्वारियाँ थी और बहुत तरह के अखराजात थे। इसलिए कॉइन्स की ज़रूरत थी। और मौर्य सल्तनत के ज़माने में पहली बार हमें हिंदुस्तान में कॉइन्स या सिक्कों का एविडेंस मिलता है। और ये जो सिक्के थे, इनको हम लोग सॉरी इनको हम लोग पंच मार्क कॉइन्स का नाम देते हैं।
ठप्पे वाले सिक्के थे या आहत सिक्के थे। इनमें और जो स्टैंडर्ड कॉइन्स थे, जो आम सिक्के थे जो बाद में राइज हुए, उनमें फर्क यह था कि जो स्टैंडर्ड कॉइन्स थे वो ढाले जाते थे, उनके अपने सांचे होते थे, उस पर एक खास डिजाइन या कुछ खास तरह के नक्शो निगार होते थे और उनमें एक यकसानियत होती थी। मान लीजिए कि चांदी का सिक्का किसी एक बादशाह ने जारी किया, तो उस कीमत के जितने भी चांदी के सिक्के हैं उनमें एक ममासलत होगी, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन जो पंच मार्क कॉइन है उनमें ऐसा नहीं है। ऐसे सिक्कों की कोई शक्ल भी तय नहीं है। ऐसा नहीं कि सर्कल के तौर पर हैं या स्क्वायर के तौर पर हैं, आड़े तिरछे इनके आकार हैं, इनकी शक्लें हैं, और इन पर किसी चीज से जर्ब लगाकर, किसी चीज से उस पर चोट लगाकर एक निशान सा बना दिया जाता था। इसीलिए इसको पंच मार्क कॉइन कहते हैं। इसको पंच किया जाता था, कोई खास तरह का शेप, कोई खास तरह का डिजाइन लेकर उस पर उसको प्रेस कर देते थे, हथौड़ी से उस पर पीट करके निशान बना देते थे। तो ये इब्तिदाई शक्ल थी सिक्कों की। मगर ये जरूर अहम बात है कि पहली बार अगर हमें सिक्कों का इस्तेमाल मिलता है हिंदुस्तान की तारीख में, कतई तौर पर ऐसे मुमकिन है कि इंडस वैली में भी जो सील्स थी उनका इस्तेमाल सिक्कों के तौर पर किया गया हो, मगर उसकी कोई यकीनी मालूमात नहीं है हमारे पास। अगर यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं तो ये है कि मौर्य सल्तनत के ज़माने से ही सिक्कों का या करेंसी सिस्टम का या मुद्रा प्रणाली का हिंदुस्तान में आगाज होता है, और इसमें बहुत हद तक यूनानियों का असर था। सिकंदर के हमले के बाद जो तब्दीलियां आई थी उनमें यह भी एक अहम, एक बड़ी तब्दीली थी। तो मईशत की खास बात यह भी थी कि अब सिक्कों का इस्तेमाल, सिक्कों को बनाने का काम, सिक्कों के जरिए सामानों के अदल बदल का काम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का काम थ्रू कॉइन्स अब होने लगा था। इसके बाद हम जो सोसाइटी या माशरा है उसकी बात करें, समाज की बात करें, तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं कि हिंदू समाज में 4 जातों का, पहले तो 4 वर्ण हैं, बाद के ज़माने में आप देखेंगे कि उस वर्ण से कास्ट या जात शुरू होती है और फिर कास्ट से सब कास्ट शुरू होती है, लेकिन वो बाद की चीज़ें हैं। आप जब 4वीं सदी ईस्वी से आगे के बारे में पढ़ेंगे और अहद वस्ता के पहले, 13th सेंचुरी से पहले के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह की जो तब्दीलियां माशरे में आई हैं वो आप पढ़ेंगे या आप पढ़ भी रहे होंगे। तो बुनियादी तौर पर 4 वर्ण हैं जो हिंदू मजहब में माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दिलचस्प बात यह है कि मैगेसिनीज, जिसका जिक्र पहले भी आ चुका है, वो अपनी किताब में, इंडिका में, हिंदुस्तानियों या हिंदुओं के बीच 7 जातों की चर्चा करता है, 7 कास्ट। और 5 ये 4 नहीं है, 7 है। और जो 7 है उनका वो इंदराज करता है, उनका वो नाम भी देता है कि इसमें एक फलसफी हैं या फिलॉसफीज हैं, फिर किसान हैं, पेजेंट्स हैं, चरवाहे हैं, ग्रेजर हैं यानी फूड, बल्कि कहिए कि जो शेपर्ड कम्युनिटी है, जो मवेशी परवरी करने वाले लोग हैं, चरवाहे हैं। इसके बाद उसका जो चौथा इंदराज है वो है दस्तकार या आर्टिजन्स, वो लोग जो मुख्तलिफ सामानों को बनाया करते थे, इनकी मसनूआत जो तिजारत के काम में आती थी। फिर वो मजिस्ट्रेट्स के बारे में कहता है, अफसरान, वो अफसर जिनके पास इख्तियारात थे चीज़ों पर नज़्म बनाए रखने के लिए, रेगुलेशन बनाए रखने के लिए, जो लोग उस पर अमल नहीं करते थे उनको सज़ा देने के लिए, तो ऐसे अफसरान थे। इसके बाद काउंसलर्स की बात वो करता है, अरकान मजलिस की बात वो करता है कि बहुत सारे मामले ऐसे थे जिनका फैसला किसी हद तक जमहूरी मशवरे से होता था, और जो अहम लोग थे उनकी एक काउंसिल या उनकी एक सभा या समिति होती थी, और वो भी इंतज़ामिया के मामलों में अपना असर रखते थे। आखिरी जो नाम आप यहाँ देखें वो स्लेव्स या गुलाम है।
अब ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक सवालिया निशान है कि मौर्य सल्तनत में जो माशरा था उसमें गुलामों की क्या हालत थी। अब आप अगर इन 7 जातों को देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि जो 4 बुनियादी वर्ण हैं उन्हीं में ज्यादा तकसीम मेगास्ट्रीज ने की है। मगर एक बड़ी कमी आप इसमें ये पाएंगे कि जो फौजी तबका था, वॉरियर्स थे, यानी क्षत्रिय जो थे, उनका कोई जिक्र मेगास्ट्रीज नहीं करता किसी भी शक्ल में। आप चाहें तो फिलोसफर्स को ले लें ब्राह्मणों के तौर पर, फिर जो पेजेंट्स हैं, ग्रेजर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, इनको आप ले लें वैश्य या जो प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी थी उसके तौर पर। मजिस्ट्रेट्स और काउंसलर्स रूलिंग क्लास में है, मगर ये सिविल रूलिंग क्लास में है। मिलिट्री ड्यूटीज इनकी कहीं पर स्पेसिफाइड नहीं है, फौजी खिदमात इनकी क्या थी इसका कोई जिक्र नहीं है। तो हम मानकर चलेंगे कि ये गैर फौजी अफसरान थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे। और फिर गुलाम, जो आप अगर गुलामों के वजूद को मानते हैं तो वो शूद्र के दर्जे में जाएंगे। और क्षत्रिय जो कि बहुत अहम दर्जा है ज़ातबंदी के निज़ाम में, उसका कोई जिक्र मेगास्थनीज की इस फहरिस्त में नहीं आता है। ये एक दिलचस्प बात है। एक और आखिरी बात यह है कि ख़वातीन का क्या रुतबा था सल्तनत में, मौर्य सल्तनत में। तो ख़वातीन को काफ़ी आज़ादी हासिल थी। इस हद तक आज़ादी हासिल थी कि जो मुख्तलिफ पेशे थे, अब वो पेशे चाहे सनत व हिरफत के हों, वोकेशनल प्रोफेशंस थे, या वो दीगर पेशे रहे हों, इन सब में ख़वातीन की नुमाइंदगी थी, ख़वातीन इनमें हिस्सा लेती थीं। और ऐसे भी माशरे में उनकी जो हिस्सेदारी थी, जो उनका रोल था, वो काफ़ी अहम था। फ्लिप साइड की बात अगर हम लोग करें, एक नेगेटिव बात अगर हम लोग करें, तो माशरे में तवाइफें हुआ करती थी, प्रोस्टिट्यूट्स थी, ऐसी औरतें थीं जो जिस्म फरोशी का काम करती थीं। यहाँ तक कि उनके इस पेशे को कानूनी हैसियत हासिल थी। अर्थशास्त्र में टैक्सेशन के जो बहुत सारे हेड्स दिए गए हैं, उनमें एक टैक्स ये भी है जो तवाइफों या प्रोस्टिट्यूट्स पर लगता था उनके प्रोफेशन के लिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो माशरा था उस जमाने का, वो बहुत लिबरल था। उसमें ऑर्थोडॉक्सी या समझिए कि सख्ती, एक अखलाकी सख्ती कहिए या अखलाकी तौर पर एक बंद सूरत हाल कहिए, वो नहीं थी। एक खुला माशरा था, सभी लोगों को अपने मकाम और अपनी हैसियत के हिसाब से माशरे में अपना अपना हिस्सा अदा करने की सहूलत थी, इजाज़त थी। और उस एतबार से आप देखिए तो मौर्य सल्तनत का माशरा काफ़ी, हम आज के मेयार से भी कहें तो तरक्की याफ्ता माशरा था। तो ये कुछ बातें थी जो हम आपके साथ आज के डिस्कशन में रखना चाह रहे थे। 3 उमूर पर हम लोगों ने गौर किया। मौर्य सल्तनत का इंतज़ामिया क्या था, वहाँ की मईशत क्या थी, और वहाँ के माशरे की क्या खसूसियतें थी। तो हम समझते हैं कि इन बातों से आपको मौर्य सल्तनत के हालात के बारे में समझने में मदद मिली होगी। और जहाँ एक तरफ हम लोगों ने सियासी निज़ाम की बात की, वहाँ सियासी निज़ाम के साथ हमें जो दीगर पहलू थे लोगों की ज़िंदगी के, उसके बारे में भी समझने का मौका मिला। और एक तरह से इस अहम दौर के बारे में जो हिंदुस्तान की तारीख में कई एतबार से अहम है, उसके जो मुख्तलिफ पहलू थे, उसको हम लोग आज की इस डिस्कशन के साथ समझने के अमल को पूरा करते हैं। सियासी हालात पहले हो गए, बाकी उमूर पर आज बात हुई, और इस तरह से कुल मिलाकर ये मौजू मुकम्मल हुआ। और हम समझते हैं कि इस डिस्कशन से, पिछले डिस्कशन से और आज से भी आपको मौर्य सल्तनत के बारे में जानने और समझने में, और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, उनकी खसूसियतों के बारे में जानने का मौका मिला। एक बुनियादी स्ट्रक्चर आपके सामने है, और आप अपने लेसन से इसको और ज़्यादा रिच कर सकते हैं और ज़्यादा इसको बेहतर बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस क्लास में इतनी ही बातें आपसे कहनी थी।